Hello, am I audible? Good evening to all of you. हाँ, तो अप्लाइड के लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था एलपीपी और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो एलपीपी के अंदर एक तो उसके जो प्रॉपर्टीज थे उस पर एक क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड, ग्राफिकल मेथड से किसी भी एलपीपी को सॉल्व करना। उसके बाद हम लोग ने डुअल प्रॉब्लम देखा था कि अगर अपने को प्राइमल गिवन है तो उसका डुअल कैसे निकालना है, डुअल गिवन है तो उसका प्राइमल कैसे निकालना है। और उसके बाद हम लोग ने देखा था नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स कैसे निकालते हैं या फिर लैग्रेंजेस फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब अपना हो गया। अब ओआर के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। गुड इवनिंग मैम। एक तो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें लास्ट टाइम 2020 में कैलकुलेशन आया था, मतलब सॉल्व करना था, और इस बार एक थ्योरम है उससे रिलेटेड आया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व कैसे करते हैं और उसके जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो डिस्कस करेंगे। और एक तो असाइनमेंट प्रॉब्लम, लास्ट 2 ईयर से असाइनमेंट प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होता क्या है। देखो, नाम तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बट इसका यूज हर जगह किया जाता है, मतलब अलग अलग जगह करते हैं, बट जो नाम दे है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में करते क्या हम लोग, जैसे मान लो कोई सोर्स है, जैसे गोडाउन वगैरह रहता है, कंपनी रहती है, तो कुछ कंपनी में प्रोडक्ट है और मुझे क्या करना है, उसको सप्लाई करना है कुछ अदर, जिसका भी डिमांड है उसको डिमांड को पूरा करना है। तो कहीं पे सोर्स पे जो प्रोडक्ट है वह अवेलेबल है और उसको क्या करना है, मुझे पहुंचाना है जहां से भी डिमांड आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्स आई जे है ये पॉजिटिव विद द नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट फ्रॉम सोर्स आई टू डेस्टिनेशन जे, मतलब जहां से डिमांड आया है तो डेस्टिनेशन पे मुझे क्या करना है, शिफ्ट करना है, पहुंचाना है। किसको? जो सोर्स आई है। तो एक्स आई जे क्या होगा कि कितने यूनिट को मुझे आई से जे तक पहुंचाना है, तो ये अपने पास एक्स आई जे होगा, इज द नंबर ऑफ यूनिट शिफ्ट फ्रॉम सोर्स आई टू द डेस्टिनेशन जे। देन द इक्विवेलेंट एलपी मॉडल विल बी। और अगर इसी का मैं लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल देखूं तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अपने को क्या करना था, मिनिमम कॉस्ट, मतलब जो उसको बनाने के लिए कम से कम कितना कॉस्ट लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है कि जितना कम से कम कॉस्ट होगा उससे उतना ज्यादा मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। सब्जेक्ट टू, अब ये मेरे पास कंस्टेंट है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में समझेंगे ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो एक्स आई जे, इसकी वैल्यू कुछ ए आई कॉन्स्टेंट होगा, वेर आई इज वेरी फ्रॉम 1 to m। ऐसे ही एक्स आई जे इज इक्वल टू बी जे। और इसके पास मिनिमाइजेशन के पास, मतलब जो प्रॉब्लम है इसके पास सॉल्यूशन आने के लिए कंडीशन क्या होता है कि ये जो सम है और ये सम क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। द टू सेट्स ऑफ कंस्टेंट विल बी कंसिस्टेंट, द सिस्टम विल बी इन बैलेंस। मतलब ये बैलेंस कब होगा, जब ये ए आई का पूरा सम करेंगे और बी आई का सम करेंगे तो ये क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब ये है क्या एक्चुअल में, अब यहां मान लो मेरे पास कुछ सोर्स है और यहाँ पे मेरे पास डेस्टिनेशन। मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू है 3 4 6 8, जो भी रहेगा 3 4 2 1 3 2। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास जो ये पहला कंडीशन था ना कि समेशन ऑफ एक्स आई जे वेयर जे इज वेरी फ्रॉम 1 to n, इसमें
ए आई आएगा, वेयर आई इज वेरी फ्रॉम 1 to m। तो ये आई क्या बता रहा है कि अपने पास कितने नंबर ऑफ रोज होंगे। तो ये 1 से कहां तक चले जाएगा, 3 तक। और ये मुझे जे क्या बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम यूज हो रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने यूज हो रहे हैं, 4। तो ये मेरा 1 से लेके कहां तक चले जाएगा, 4 तक। तो ये मेरा पहला कंडीशन था। ऐसे सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इसका सम लेंगे। तो इसको हम लोग ने कैसे डिनोट किया है, एक्स आई जे इज इक्वल टू बी आई। तो ये जो सम आएंगे वो अपने पास ए आई होगा, और इसका जो सम आएगा वो अपने पास बी जे। और जे कहां तक जाएगा, इसके पास जितने नंबर ऑफ कॉलम थे 1 से लेके 3 तक, सॉरी रो, और इसके पास जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तो जे कहां तक जाएगा, 1 to 4 तक। तो आई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी, 1 to 3। तो ये अपने पास कंस्टेंट गिवन था, ठीक है। और ये इस तरीके से अपने पास कुछ मैट्रिक्स गिवन होंगे। अब ये जो अपने पास ऑलरेडी गिवन है ना, ये अपने पास कॉस्ट है कि ये अपने पास क्या गिवन है, सी आई जे। और मुझे क्या निकालना है कि इस फर्स्ट से फर्स्ट तक जाने के लिए, या फर्स्ट से लेकर सेकंड तक जाने के लिए, फर्स्ट से लेकर 3 तक जाने के लिए कितने, मतलब कितने आइटम्स मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ 1 से 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 3 तक, ताकि इस प्रॉब्लम के लिए मुझे मिनिमम कॉस्ट लगे। ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग डिफरेंट मेथड है, जिसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्लियर, उसमें क्या लिखा है, ये 2 कंस्टेंट है अपने पास। और हाँ, इसके पास सॉल्यूशन कब होगा, जब ये जो पूरा समेशन आएंगे, समेशन ऑफ ए आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ बी जे। अगर इनका सम जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 15 to 18 25 6 12 6 14, और ये कितना आ जाएगा 7 13 21 7 27 42 3 5 6 8, ये इक्वल आ रहा है। क्या वो 20 आएगा ना, 15 18, और ये कितना आएगा 63 71, इक्वल आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये बैलेंस है, और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो देखो, ये अपने पास कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है। ये सी आई जे अपने को क्या बताएगा कि अगर मैं आई से लेके जे तक कुछ यूनिट शिफ्ट कर रहा हूं तो उसका कॉस्ट कितना है, और एक्स आई जे कितने क्वांटिटी में शिफ्ट कर रहा हूं आई से लेके जे डेस्टिनेशन तक, और ए आई क्या होगा कि कितना सप्लाई अवेलेबल है ओरिजिन पे, मतलब जो भी कंपनी वगैरह या जो भी गोडाउन है वहां पे कितने अवेलेबल है, और उसके बाद जिस डेस्टिनेशन से जहां जितना डिमांड आया वो मेरे पास क्या होगा, बी से। अब जैसे वहां पे कुछ फिजिबल सॉल्यूशन थे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, डीजनरेट, नॉन डीजनरेट, ऐसे यहाँ पे भी है। तो फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, अ फिजिबल सॉल्यूशन टू अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशन एक्स आई जे दैट सेटिस्फाई द रो एंड कॉलम रिस्ट्रिक्शन। मतलब ऐसे एक्स आई जे जो रो और कॉलम में जो भी रिस्ट्रिक्शन है उनको अगर सेटिस्फाई कर रहा है। तो एलोकेशन मतलब ये अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कुछ वैल्यू एलोकेट करते हैं कि जितना डिमांड है उसको पूरा करना रहता है, या फिर डिमांड ज़्यादा है तो हम लोग सप्लाई को कट करते हैं, और अगर सप्लाई है ज़्यादा है तो वो टाइम पे डिमांड पूरा करेंगे और सप्लाई के पास कुछ प्रोडक्ट बचे रहेंगे। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, a feasible solution to a transportation problem is said to be basic feasible solution if it contains no more than m plus n minus 1 नॉन नेगेटिव एलोकेशन। मतलब जो हम लोग एलोकेशन देंगे ना वो ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, एटमोस्ट m प्लस n माइनस 1, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम प्लस रो उनको सम करेंगे और उसमें से एक माइनस करेंगे। अगर उससे ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उस केस में वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा।
तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, m प्लस n माइनस वन, इतने ही एलोकेशन होने चाहिए, उससे कम होंगे चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इन केस अगर मान लो जो नंबर ऑफ एलोकेशन है अगर इससे ज्यादा हो गया तो उन सॉल्यूशन को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब वही जो फिजिबल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नॉन डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, किसी भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो नॉन डीजनरेट हो रहा है अगर नंबर ऑफ नॉन निगेटिव एलोकेशन अगर इक्वल है किसके, m प्लस n माइनस वन के, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो नॉन डीजनरेट है। अगर m प्लस n माइनस वन से कम होगा तो उसको क्या बोलते हैं, डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था उसमें सॉल्यूशन आने के बाद ये भी चेक करना था कि वो डीजनरेट है या नॉन डीजनरेट है। दो ऑप्शन में सेम आंसर थे, बट एक में लिखा था नॉन डीजनरेट और एक में लिखा था डीजनरेट। तो कैसे पता चलेगा कि जो एलोकेशन दे रहे हैं हम लोग अगर वो m प्लस n माइनस वन के इक्वल है तब तो नॉन डीजनरेट है, अगर उससे कम होगा, देखो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन विच टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव एलोकेशन इज लेस देन m प्लस n माइनस वन, उसको बोलते हैं डीजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड, सबसे पहला मेथड यूज करते हैं वो है अपने पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉस्ट गिवन है, ठीक है, तो अब ध्यान दो, तो मेथड का नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ मतलब अपने को ऊपर की तरफ देखना है, फिर क्या बोल रहा है, वेस्ट मतलब इस तरफ, और उसमें भी कौन सा, कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में क्या आ रहा है अपने पास 2, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें करना क्या है, अपने को कुछ एलोकेट करने हैं, कुछ वैल्यू। अब ये क्या एलोकेट करते हैं कि कितने i से लेके j तक मुझे कितना यूनिट शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल ये अपने पास क्या है, डेस्टिनेशन मान लो, और ये अपने पास ओरिजिन या सोर्स गिवन है। अब दोनों में से मिनिमम क्या है, डेस्टिनेशन पे टोटल मेरे पास कितने का डिमांड है 6 का, और सप्लाई कितने का करना है अपने को, जहां से अपने को उठाना है वहां से 7 है। तो अब क्या करेंगे, इसका डिमांड हम लोग पूरा कर देंगे। तो अगर मैं इसका डिमांड पूरा कर दूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना एलोकेट करूंगा, 6। तो यहाँ का अब पूरा डिमांड पूरा हो गया, ठीक है। बट फिर भी जो पहला वाला सोर्स है इसमें अपने पास 1 यूनिट बचा है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पूरा कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ का डिमांड पूरा होगा तो इसको कट करना है, अगर यहाँ का सप्लाई पूरा हो जाता तो इसको कट कर दें। अब फिर से क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अब क्या आएगा, 1। अब 1 को क्या एलोकेट करेंगे, देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ से सोर्स पे हम लोग 1 यूनिट ले लेंगे और यहाँ का डिमांड भी क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये दोनों कट हो जाएगा अपने पास, और यहाँ पे कितना एलोकेट करूंगा मैं, 1। अब नॉर्थ वेस्ट में कौन सा आएगा मेरा, ये 8 आने वाला है यहाँ, ठीक है। अब ये 8 ये अपना क्या हो जाएगा, सबसे नॉर्थ वेस्ट में। अब यहाँ पे टोटल डिमांड कितना है, 10, और कितने सोर्स पे अवेलेबल है, टोटल 5। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 5 लेके इसका डिमांड पूरा कर दूंगा। बट अभी इसके 5 डिमांड पूरे हैं, बाकी बचे कितने, 5। तो ये अपने पास
ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे डिमांड कितने का 5 और अवेलेबल कितना है 3, तो ये पूरा उठा के इसको दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अभी भी इसका 2 डिमांड बचा हुआ है, तो यहाँ पे कितना एलोकेट करेंगे, यहाँ से कितना लिए थे 5 और यहाँ से कितना लिए थे 3 और बचा 2, यहाँ पे 2 एलोकेट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। इससे क्या हुआ कि जितने का डिमांड था और जितने सप्लाई अपने पास अवेलेबल थे वो सारे बैलेंस हो गए। अब इसमें नंबर ऑफ एलोकेशन कितने अपने पास टोटल 1 2 3 4, तो जो नंबर ऑफ नॉन निगेटिव एलोकेशन है वो कितने आ गए, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव टोटल अपने पास 5 हो गए। एम कितना है अपने पास 1 2 3, एन कितने अपने पास 1 2 3 4, तो m प्लस n माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 1, ये कितना आ गया 6। जब भी नंबर ऑफ नॉन निगेटिव एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 से लेस देन होगा, उस केस में जो भी सॉल्यूशन आएगा वो कैसा हो जाता है, डी जनरेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेट का क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन तो आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया कि जब इसको हम लोग, अब अपने पास आंसर क्या होगा, जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है वो क्या करना है, इस कॉस्ट को ये जो नंबर ऑफ यूनिट इससे मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1 8 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2, ये अपना आंसर तो आ गया। बट अब ये चेक करना था कि डी जनरेट है या नॉन डी जनरेट है। ये कैसे पता चलता है कि जो नंबर ऑफ नॉन निगेटिव एलोकेशन है ये अगर m प्लस n माइनस 1 से लेस देन है उस केस में डी जनरेट होगा, अगर इक्वल होगा तो उस केस में क्या आता है, वो नॉन डी जनरेट सॉल्यूशन होगा, और इससे ग्रेटर होगा नहीं, क्योंकि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, m प्लस n माइनस 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये क्लियर है सबको? और ये सेट का ही क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बुक का सबसे पहला एग्जाम्पल है ये, और वही क्वेश्चन सेट में ही पूछा गया था। हेलो, जब m प्लस n माइनस 1 के इक्वल होगा, ये जो एलोकेशन है ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये अगर m प्लस n माइनस 1 के इक्वल आएगा उस केस में नॉन डी जनरेट होगा, अगर उससे लेस देन होगा तो डी जनरेट। तो इसमें ये टोटल कितना है 5 है, और m मतलब कितने नंबर ऑफ रो है और n मतलब कितने नंबर ऑफ कॉलम है, तो 3 रो और 4 कॉलम, टोटल कितने हो गए 7, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 6, तो 6 से लेस देन आ रहा है ना ये, तो लेस है, इसके लिए क्या आएगा, डी जनरेट। अगर इक्वल होता तब हम लोग बोलते हैं नॉन डी जनरेट सॉल्यूशन। देखो, तो ये सब अपने पास से गिवन है कि कितने अवेलेबल है, पहले यहाँ पे तो ये गिवन है कि जो प्लांट है अपने पास P1 उसके पास 6 है, प्लांट 2 के पास 1 है, प्लांट 3 के पास 10 है, उसके बाद डिमांड कितना पूरा करना है, 7 5 3 और 2, तो ये अपने पास डिमांड थे और ये अपने पास सप्लाई थे, प्लांट 1 प्लांट 2 प्लांट 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितने अवेलेबल थे 6 1 10, मतलब वही ऑप्शन है। ये बुक का भी एग्जाम्पल है और ये सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सॉल्यूशन कैसे निकालना है, यहाँ पे एलोकेट कितना किए थे हम लोग 6, और यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे आया था 5 3 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में 11600 और 11600, मतलब आंसर या तो ये होगा या तो 12,000 होगा, बट एक में पूछ रहा है नॉन डी जनरेट और एक में पूछ रहा है डी जनरेट, एक में पूछ रहा है डी जनरेट और एक में पूछ रहा है नॉन डी जनरेट, तो अपने आंसर में क्या आया था, डी जनरेट आया था। मतलब इससे क्या होगा, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब या तो अपना 12,000 आंसर होगा या तो 11,600। अब ये जो कॉस्ट गिवन है ना, ये जो अपने को 2 3 ये जो कॉस्ट गिवन है ये 1000 में, मतलब जो भी आंसर आएगा ना 1000 में किस में दिया, 1000 में दिया, ठीक है।
तो जो इन 100 रुपीज ऑफ शिपिंग 1000 लीटर्स, नहीं नहीं, जो कॉस्ट है वो 100 में दिया है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1, 8 इंटू 5, 15 इंटू 3 और 9 इंटू 2। तो कितना होगा ये, 6 2 जा 12 प्लस 1 40, 45 और 9 2 जा 80। तो ये आ जाएगा 13 प्लस 85 103 और ये 30 116 और 100 में रुपीस, इसके लिए इसको क्या लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा 11,600। क्लियर है सबको ये? तो ये दो ही में था, ए और डी में। तो ए तो अपना वैसे ही एलिमिनेट हो गया था क्योंकि नॉन डीजनरेट बोला था, तो अपना आंसर क्या होगा, डीजनरेट, और जो कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सॉल्यूशन इज 11,600। अब इसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार पूछा गया था, द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल इन एन ट्रांसपोर्टेशन टेबल आर। अब नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल कितने होते हैं, याद रखना है हमेशा m प्लस n माइनस वन। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि m प्लस n माइनस वन, इतने नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल होते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। या फिर अगर ये पूछेगा कि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर एटमोस्ट कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो m प्लस n माइनस वन। देखो, द नंबर ऑफ नॉन निगेटिव वेरिएबल्स इन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो किसी भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ नॉन निगेटिव वेरिएबल्स कितने हो सकते हैं, तो ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते हैं, m प्लस n माइनस वन। तो किसमें आ रहा है ये ए ऑप्शन आएगा, m प्लस n माइनस वन। बाकी याद रखना, कुछ भी ऑप्शन दे, ये सब तो आंसर होगा ही नहीं, हमेशा आंसर क्या आएगा, m प्लस n माइनस वन ही आएगा। ठीक है, और तो कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं, इस पे यही क्वेश्चन आता है बस। ठीक है, तो इसमें दो ही क्वेश्चन बनेगा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या तो फिर ये पूछ सकते हैं कि इसके पास बेसिक वेरिएबल कितने यूज होंगे, या फिर अगर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। बाकी और किसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आता। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वैसे ही असाइनमेंट प्रॉब्लम भी है, इसमें भी मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन होगा, और अपने को इसमें क्या करना है, ये बताना है कि कौन से, मतलब कौन सा जॉब कौन से वर्कर को देना है। ये एक्चुअल में ऐसा प्रॉब्लम है जैसे जो सेल्समैन वगैरह करते हैं काम, कि अगर मेरे पास डिफरेंट टाइप की मशीन है या फिर डिफरेंट टाइप के वर्कर है, और हर एक का जो पोटेंशियल अलग अलग है, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काम है, और डिफरेंट डिफरेंट अगर वर्कर्स हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं, और हर एक को मशीन्स को अलग अलग काम करने का अलग अलग पोटेंशियल है,
तो हम लोग क्या करते हैं, कितना काम किस वर्कर को दे, ताकि जो हर एक लोग अपना काम भी करें, क्योंकि जो टाइम है उसको ही मैनेज करना रहता है, और जो भी मेरा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो, जो भी अपने को मिनिमम मैक्सिमा चाहिए। तो किस वर्कर को या किस मशीन को कितना वैल्यू, कितना काम असाइन करना है या कौन से काम असाइन करने हैं, ये हम लोग किसके अंदर करते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इसमें अपने को किस वैल्यू को कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, एक्चुअल में इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोग ये करते हैं। मतलब अगर कुछ मैट्रिक्स गिवन है, जैसे 1 2 3 4, मान लो ये 3 मशीन गिवन है और यहाँ पे कुछ जॉब है, तो अब किस मशीन को कौन सा जॉब देना है। जैसे हो सकता है अगर इस मशीन को मैं ये जॉब दे दूं, सेकंड वाले को सेकंड, थर्ड वाले को थर्ड, फोर्थ वाले को फोर्थ, हो सकता है उतना आउटपुट ना मिले जितना कि मैं अगर इसको चेंज करके कि मशीन 1 को कुछ सेकंड वैल्यू दे दूं या इसको कुछ फोर्थ दे दूं। तो वो अपने को जॉब बताना है कि कौन से मशीन को कौन सी वैल्यू असाइन करनी है। The mathematically the assignment model can be expressed as follow। तो इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि अगर एक्स आई जे ये डिनोट कर रहा है द असाइनमेंट ऑफ फैसिलिटी आई टू जे, कि आई से जे तक मतलब जो भी असाइनमेंट देंगे तो उसको किससे डिनोट किया जा रहा है, एक्स आई जे। इसका मतलब क्या है कि आई से जे तक मैं कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, अभी जो एक्स आई जे की वैल्यू है ना, ये दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 होगा या तो 1। अगर आई फैसिलिटी जे जॉब को दे रहा हूं तो आंसर कितना होगा, 0। सॉरी, नहीं देंगे तो 0 आएगा। अगर आई फैसिलिटी मैं क्या कर रहा हूं, जे जॉब को असाइन कर रहा हूं, उस केस में इसका वैल्यू 1 आएगा। मतलब ये क्रोनेकर डेल्टा है कि आई अगर जे को वैल्यू असाइन कर रहा है तब तो उस केस में 1 आएगा, और अगर नहीं असाइन हो रहा तो उस केस में 0। मतलब इसके दो ही वैल्यू, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो देन द मॉडल इज गिवन बाय, मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है सी आई जे एक्स आई जे सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट। अब ये कंस्टेंट में भी देखो, जो समेशन ऑफ एक्स आई जे होगा 1 जब मैं आई को वेरी करूंगा, और समेशन ऑफ एक्स आई जे जे को वेरी करूंगा। अब इस केस में ध्यान दो, अगर वैल्यू असाइन हो रहा है उस केस में 1 आएगा, बाकी सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इस केस में भी क्या होगा, अगर एक वैल्यू किसी को असाइन कर रहा हूं तो उस केस में 1 आएगा, बाकी हर एक केस में क्या आ जाते हैं, 0 आएगा। मतलब एक्स आई जे की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हंगेरियन मेथड का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें है क्या, अगर फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन निकल गया तब तो ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर अपने को सेकेंड स्टेप करना रहता है। बट सेट में कभी भी सेकेंड स्टेप वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो हमेशा फर्स्ट स्टेप में ही सॉल्यूशन आएगा। बट मैं बता देता हूँ, बट कभी भी सेट में अगर फर्स्ट स्टेप में आंसर आ गया तो ठीक है, सेकेंड स्टेप में जल्दी जाना मत। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 1 2 3 4, अब ध्यान दो थोड़ा, इसमें करना क्या है, पहले तो हर एक रो में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो चूज कर लो। फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 13। सेकेंड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 11। थर्ड रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 10। और फोर्थ रो में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 14। अब हर एक रो में जितनी भी वैल्यू है ना, उनको 13 मतलब उसमें से 13 को माइनस कर दो। ऐसे सेकेंड में सेकेंड रो के जितने भी एंट्री है उसमें से इसके मिनिमम को माइनस कर दो। ऐसे इसमें जितनी वैल्यू है इसमें के मिनिमम को मतलब हर एक में से 10 को माइनस कर दो। इसमें हर एक को मतलब
हर एक वैल्यू में से 14 को माइनस करो तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ध्यान दो, अगर मैं सबको 13 सब में से 13 माइनस कर दूं तो 15 में से 13 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 2। 13 में से 13 माइनस करेंगे तो 0। 14 में से 13 माइनस करेंगे 1 और ये अपने पास क्या आ जाएगा 3। तो ऐसे अगर मैं ये करूंगा तो 0, 12 का 1, 15 का 3 और 13 का 1, तो ये पूरा ऐसे इसमें ये क्या आ जाएगा 3, 2, 0, 1 और इसमें करेंगे तो ये 15 में से 14 गया तो 1, 3, 0 और ये आ जाएगा 2। अब सुनो, सबसे पहला कंडीशन क्या चेक करना है, ये अपना फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ। सबसे पहले ये चेक करो कि हर एक रो में 0 है। देखो इसमें एक 0 है, सेकंड रो में एक 0 है, थर्ड रो में एक 0 है, फोर्थ रो में एक 0। अब क्या चेक करना है कि क्या हर एक कॉलम में 0 है। इसमें एक 0 है, इसमें भी एक 0 है, इसमें भी एक 0। फोर्थ कॉलम में कोई 0 नहीं है। तो अब ये जो रो में कर रहे थे ना, वही सेम चीज कॉलम में करना है और सिर्फ उसी कॉलम में करना है जिसमें 0 नहीं है। अब इसमें का मिनिमम क्या आ रहा है अपने पास, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0। तो यहां तक क्लियर है सबको। ये सबसे पहले क्या करना है, हर एक रो की मिनिमम के वैल्यू को चूज करना है और उसमें जितने भी एंट्री है उससे उस मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, जब हर एक रो में 0 आ गया, अब ये चेक करना है क्या हर एक कॉलम में 0 है। अगर हर एक कॉलम में 0 है तब तो ठीक है, अगर हर एक कॉलम में 0 नहीं होगा तो क्या करना है, जो रो में कर रहे थे वही उस कॉलम में करना है जिसमें 0 नहीं आ रहा है। जैसे इसमें 0 नहीं आ रहा था, मैंने इसका मिनिमम चूज किया और हर एक वैल्यू में से मिनिमम को माइनस कर दी, तो ये मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, उस रो को चूज करना है जिसमें सिर्फ एक ही 1 है, सॉरी एक ही 0 है। तो इसमें एक 0 है, इसको एलोकेट करना है और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कोई और 0 है तो उसको कट करना है। तो उसमें और कोई 0 नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। इसको पहले नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, ठीक है तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब इसमें कितने 0 आ रहे हैं, 2 ना। इसमें भी कितने 0 आ रहे हैं, 2। इसमें कितने 0 आ रहे हैं, 1। तो अब इसको एलोकेट करूंगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो 0 है इसको कैंसिल करना है। यहां तक क्लियर है। पहले क्या करना है, सिंगल सिंगल 0 जिसमें है उसको एलोकेट करना है, उसके करस्पॉन्डिंग में अगर कोई और 0 आ रहा है उसको कैंसिल करना है। तो ये फर्स्ट रो का हो गया, फोर्थ रो का हो गया। इसमें 2 0 तो इसको हाथ नहीं लगाना है, इसमें भी 2 0 इसको हाथ है। अब देखो ये कैंसिल हो गया ना, अब मैं इसको एलोकेट करूंगा और इसके करस्पॉन्डिंग 0 को कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। अब इसको एलोकेट करूंगा और इसमें कोई करस्पॉन्डिंग 0 है नहीं। तो यहां तक क्लियर है सबको ये। अब ध्यान दो थोड़ा, इसमें हर एक रो में एलोकेशन आ रहा है, फर्स्ट रो में भी है, सेकेंड रो में भी है, थर्ड रो में भी है और फोर्थ रो में भी है, हर एक में आ रहा है ना। तो इसका मतलब अब क्या करना है, फर्स्ट को असाइन करना है 2, सेकेंड को असाइन करना है 1, थर्ड को असाइन करना है 4 और 4 को असाइन करना है 3। तो अगर मतलब पहला वाला मशीन अगर ये जॉब को करेगा, सेकेंड जॉब सेकेंड मशीन फर्स्ट जॉब, थर्ड मशीन फोर्थ जॉब और फोर्थ मशीन थर्ड, तो जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सबसे फ्रूटफुल या सबसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। तो क्लियर है सबको ये। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि हर एक रो में एलोकेशन आ गए इसके लिए। तो इसमें आगे हम लोग इसको आगे फर्दर आगे कुछ कंटिन्यू नहीं करने वाले। तो ये क्लियर है सबको।
देखो सबसे मिनिमम क्या है इसमें 5, इसमें सबसे मिनिमम क्या है 5, इसमें सबसे मिनिमम क्या है 4 और इसमें सबसे मिनिमम क्या है 3। तो अब मैं 5 में से 5 माइनस करूंगा 0, 7 में से 5 माइनस करूंगा 2, ये 6, ये 1, इसमें 3 0 4 6 माइनस 5 1, ये 0 3 6 3, ये 10 में से 3 7 4 1, 8 में से 3 5 0। ठीक है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स, तो जो पहले वाला है इसको डिलीट कर। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया मेरे पास 0 2 6 1 3 0 4 1 0 3 6 3 7 1 5 0। ठीक है, अब क्या इसमें हर एक रो में 0 है, हर एक कॉलम में 0 है, इसमें कोई 0 नहीं आ रहा ना। अब इसमें का मिनिमम क्या है 4, तो 6 में से 4 को माइनस करूंगा तो 2, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 को माइनस करूंगा 2 और 5 में से 4 को माइनस करूंगा तो 1। अब हर एक रो में भी 0 है, हर एक कॉलम में भी 0 है। तो यहां तक क्लियर है सबको? अब इसमें क्या करना है, अब एलोकेट करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही 0 आ रहा है और इसके करेस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने 0 रहेंगे उसको कैंसिल करना है। अब इसमें 2 0 को हाथ नहीं लगाएंगे, इसमें एक 0 है और इसके करेस्पॉन्डिंग को कट करना है, बट इसके करेस्पॉन्डिंग कोई 0 नहीं है। अब आते हैं इसमें, हो गया ना, ये फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकेंड भी हो गया। अब ये 2 बच रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, जब ये हो जाएंगे ना तो ऐसे हम लोग कॉलम में करेंगे। तो रो में तो हो गया ना, अब कॉलम में देखो इसमें एक ही 0 आ रहा है, तो इसको एलोकेट कर देता हूं और इसके करस्पॉन्डिंग 0 को कैंसिल कर देता हूं। सारे 0 कैंसिल हो गए। अब समझ में आया ये? पहले रो का सब कर लिए, अब उसके बाद कॉलम में, जब कॉलम में करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग रो को कट करना है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 0, इसको एलोकेट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग में 0 को कट कर दी। यहां तक क्लियर है सबको कैसे किए? हम्म। अब ध्यान दो, इसके फर्स्ट रो में एलोकेशन है, सेकेंड रो में एलोकेशन है और फोर्थ रो में एलोकेशन है। इसके थर्ड रो में कोई भी एलोकेशन नहीं है। मतलब इसके रिलेटेड जो सॉल्यूशन निकालूंगा वो मेरे पास ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कब होगा? जब जितने नंबर ऑफ असाइनमेंट है उतने ही नंबर ऑफ एलोकेशन होने चाहिए। तो एलोकेशन कितने हो रहे हैं? टोटल 3, जबकि नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने हैं? टोटल 4 असाइनमेंट है, जबकि एलोकेशन कितने आ रहे हैं? 3। मतलब ये सॉल्यूशन मेरा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। तो ये क्लियर है सबको? क्यों इसके पास ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है? इसका मतलब अब इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर सॉल्यूशन आ गया तो ठीक है, नहीं तो अपने को सेकंड स्टेप में जाना है। बट सेट के एग्जाम में जो भी अब तक क्वेश्चन आए, हर एक एग्जाम्पल में फर्स्ट स्टेप में ही सॉल्यूशन आता है, सेकंड स्टेप में अपने को नहीं जाना है। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको? हाँ, अब देखो, अब इसमें क्या करना है, जिस रो में एलोकेशन नहीं है उसको राइट करना है। ठीक है, अब उसके करस्पॉन्डिंग जिसमें 0 आया था उसको राइट कर दो और उसी कॉलम में जिस रो में 0 एलोकेट किया है उसको क्रॉस कर दो। क्लियर है ये? तो ये 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 आ गया। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, जिसमें ये टिक नहीं है ना, एक लाइन यहां करना है, इसमें टिक नहीं है, एक लाइन यहां करना है। ठीक है, और